हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। नाम के 10 प्रश्न है बेटा, 100 से भी ज़्यादा प्रश्न कराएंगे और बेटा ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। 15-16 मिनट की मात्र वीडियो होगी और ये यूपीएससी पीसीएस लेवल की जी के जीएस होगी। आप जब देखोगे खुद सोचोगे कि कितने अच्छे लेवल के बेटा ये प्रश्न है। देखो, फिलहाल यूपीएसआई, यूपी टेट, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी के बेटा ये 5-6 बड़े बड़े एग्जाम आने वाले हैं, तो इनकी विशेष रूप से जीके की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था। ठीक है, जब बेटा फ्रांस क्रांति हुई थी यानी फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था, तो बेटा इसका हो जाएगा सी, प्रेस। ठीक है, रट लेना इस चीज़ को बेटा, फ्रेंच या फ्रांच। बेटा फ्रांस वैसे भी भारत का मित्र दोस्त है। ठीक है, तो इससे फैक्ट बहुत बनते हैं पहले के, जो किस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, देखो बेटा, राजधानी सब बच्चों को पता है, इसकी राजधानी पेरिस है। संसद नेशनल असेंबली है, भारत की बेटा पार्लियामेंट है। मुद्रा इसकी यूरो है। कहीं आपको CFP फ्रैंक भी लिखी आ जाएगी। ठीक है, CFP फ्रैंक। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। राष्ट्रीय फूल या प्रतीक चिन्ह लिली, रट लेना इस चीज को। सरकारी दस्तावेज येलो बुक। ठीक है, भारत की सफेद है, फ्रांस की येलो बुक है। गुप्तचर संस्था है, यहाँ की जो गुप्त संस्था है SDECE। ठीक है, तो आपको ऐसे भी लिखी मिल जाएगी डी। ठीक है, तो SDECE। ठीक है, समझ गए। समंदर की रानी फ्रांस को कहते हैं। फ्रांस की क्रांति में भाग लिया, यानी कुल मिला के कह रहा हूँ, जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। बेटा इसको तो बिल्कुल याद कर लो। और यहाँ में बेटा टीपू सुल्तान ने भाग लिया, तो क्यों एग्जाम में रिपीट होएगा, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो भारत की ओर से कौन ने भाग लियो, टीपू सुल्तान। तो कहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ भाग लेने की। यूनेस्को या संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बेटा यहाँ से ज़्यादा फैक्ट कोई इंपॉर्टेंट है ना सके। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। एफिल टावर आपने खूब सुना होगा, एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, लोवर है पेरिस में। बेटा एक जगह है कि लोवर भी। ठीक है, एफिल टावर बेटा सीमेंट और इस्पात का बना हुआ है। ठीक है, जो इसकी आधार है, कहा सीमेंट और आधार बना बहुत। ठीक है, आप तो क्या जाओगे सर के यहाँ, तो अच्छा ही कोई बन सके, मंत्री जा सके। गौरवपूर्ण क्रांति बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, एक रक्तहीन क्रांति है जो इंग्लैंड में हुई, कि गौरवपूर्ण क्रांति है ये कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। और कौन के जब शासनकाल कौन थे, यानी उस समय फ्रांस का शासक कौन था या राजा कौन था, जेम्स सेकंड। देखो बेल्जियम, मतलब कहने का मतलब इसके पड़ोसी देश है। बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, मोनाको, स्विट्जरलैंड, इटली। ठीक है, अंडोरा, स्पेन। इससे आपको ये ज्ञान मिल रहा है ये सब तुम्हारे यूरोप के देश है। ठीक है, बाकी अंडोरा आपके लिए बहुत नई चीज़ मिली है। ठीक है, मोनाको भी, अब स्विट्जरलैंड नहीं पता हो तो ये पता पड़ गई, यूरोप में है। इंग्लिश चैनल है। देखो जन कितने एग्जाम में रिपीट है चुको, देखो 2 निशान लग रहे हैं। ठीक है, जल संधि इंग्लैंड व फ्रांस के बीच में। विश्व की जन्नत, बहुत बढ़िया। देखो विश्व की जन्नत भी बेटा फ्रांस को कहते हैं। देखो एक बेटा, चलो अगर चाहें तो इन्हें थोड़ा सा रिवीज कर दो। एक आयला गर्म हवा कहाँ चलती है, फ्रांस में चलती है। एक बेटा हवा है कि शीतल हवा है, देखो एक बाइजल शीतल हवा है कि फ्रांस में चलती है। एक हवा का नाम है मिस्टेल, ये भी शीतल है कि, चलो ऐसा फैक्ट ना आए ज़्यादा। देखो बेटा, देखो डोवर जल संधि, रट लो या चीज़ है, डोवर संधि फ्रांस व इंग्लैंड में। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद इन्हें सब माइंड में रिपीट करना है। मैं कह रहा हूँ, जो पेरिस नगर है किस नदी के किनारे पे बसा, अरे यही तो नगर पूछे जाते हैं, किस नदी के किनारे बना, सीन। ठीक है, पेरिस को पैसा से रिलेट करो, पैसा से क्या हम सीन देखते हैं। ठीक है, एक सीन नदी है। एक बेटा की जलप्रपात है, गार्बनी जलप्रपात कहाँ है, फ्रांस में। एलिसा पैलेस, एफिल टावर भी वही है, लोवर भी वही है, और एक एलिसा पैलेस, अरे कितनी जबरदस्त है, फ्रांस।
फैशन की नगरी, पेरिस को कहते हैं फैशन की नगरी। कौन फिल्म फेस्टिवल कहाँ है? कौन नगर में, जबरदस्त। किसानों का देश, बहुत बढ़िया, किसानों का देश फ्रांस को कहते हैं। देखो, सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, सुरा सुंदरियों का देश भी फ्रांस। देखो कितने फैक्ट हुए हैं। और युद्ध अभ्यास, दो युद्ध अभ्यास होते हैं अब, 3 युद्ध अभ्यास है। कौन कौन के बीच? फ्रांस और भारत के बीच में होते हैं। ये तो अभी नया ही शुरू हुआ है, स्काई रॉस, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2020 में पहली बार इसका उद्घाटन हुआ है। तो शक्ति और गरुण तो जो बालक तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसकी पता है। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। बेटा इतने सारे एक साथ प्रश्न मिल गए, ठीक है। स्टूडेंट आपकी लाइफ है, और किस तरह से याद करोगे? बस रिवीजन करते रहो। देखो दूसरा प्रश्न, समतल सतह वाले समंदर मुखों को क्या कहते हैं? देखो समतल सतह वाले समंदर के मुखों को क्या कहते हैं? तो बेटा देख लो, इन्हें लिख लेना, गायोटस, ठीक है, गायोटस। कई बार इसे रिवीजन कर लेना इसका। देखो बेटा तीसरा प्रश्न बहुत सुपर डुपर अर्थशास्त्र से संबंधित है। ब्याज की दर नीति का भाग है। तो पूंजीगत नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति आएगा इसकी बेटा, इसके पीछे व्यापार नीति। तो क्या इसका हो जाएगा? ए इसका ठीक हो जाएगा। ब्याज की दर नीति पूंजीगत नीति का भाग है। भाई पूंजीगत का धन लगाने को कहते हैं। बात अब तुम्हारे समझ में बिल्कुल आ गई होगी। देखो बेटा, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार का क्षेत्र कौन सा है? निर्यात है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। बताओ यहाँ से ज़्यादा, अभी मैंने कुछ दिन पहले बेटा ये कराया था। तो 4 का कौन सा हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं, थोड़ा हम जान लेते हैं अर्थव्यवस्था से, जो दो प्रश्न बन सकते हैं बेटा। बेटा अभी देखो पढ़ा रहा, बहुत संक्षेप में देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी कैसी है? सृजनात्मक, ठीक है। देखो बेटा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? यहाँ सरकारी और निजी का मतलब प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का बिल्कुल सह अस्तित्व हो। देखो बंद अर्थव्यवस्था से मतलब है ना तो आयात होवे ना निर्यात होवे। बेटा के क्या हुआ एग्जाम में रिपीट है चुका, प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसी है? या को देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी को नाम है अल्प रोजगार भी कह सकते हैं इसे, श्रम रोजगार भी। पहले तो आप इसके मतलब समझ लो। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम अल्प रोजगार भी कह सकते हैं और श्रम रोजगार भी कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ जब भी कभी प्रच्छन्न को नाम आवे ना तो श्रमिक आप याद कर लेना। तो बेटा यह सीमांत शून्य है, ठीक है। इसके 2 बात अलग है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है यानी श्रमिक शक्ति को नियोजन करने के लिए पूंजी संसाधन अपर्याप्त होना, ठीक है, मतलब कमी होना, या सीमांत बिल्कुल शून्य होना। देखो फिर एक बार रिपीट है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है। तो बेटा कहा है? कृषि। कृषि ही तो बेटा श्रम मजदूर पे आ जाते हैं। देखो मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? यहाँ से ज़्यादा जबरदस्त क्वेश्चन कहा जाए वो महमूब उल हक, ठीक है। देखो HDI यानी मानव विकास सूचकांक का जो आधार क्या है? यहाँ स्वस्थ रहना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, जो जन्म के समय जीवन प्रत्याक्षा, ठीक है, और सरकर नामांकन भी होना जरूरी है उसका। भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखो सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का, भी आप ऊपर पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तृतीय काय में भी सब में तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरे पर द्वितीय और सबसे कम होता है प्राथमिक क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन ने करी? मैंने कई बार आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय गणना किसके द्वारा की जाती है? बेटा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पूरे जब से जबरदस्त प्रश्न यही है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या को मुख्यालय कहाँ है बेटा? दिल्ली में। स्थापना इसकी 1951 में हुई थी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि, पशुपालन, मछली, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन यानी पेड़ पौध यानी पेड़ों की कटाई हटाई से संबंधित है, वन विभाग से संबंधित हो जाता है। देखो कच्चे मालों का उपयोग, द्वितीय क्षेत्र कच्चे मालों का उपयोग, उद्योग, वस्त्र उद्योग, या में द्वितीय क्षेत्र में मुख्य तौर से उद्योग होते हैं। तृतीय क्षेत्र होता है बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सक, पर्यटन, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन तुम्हारे दादा भाई नौरोजी ने किया था, इतना आपको पता होना चाहिए। 5 द
इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है कि लेखक कौन है, यानी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप खूब समझ चुके होंगे। ठीक है, जो अर्थशास्त्र से संबंधित है तो बेटा ये A.B. स्मिथ को, ठीक है, इसे जो अर्थशास्त्र का जनक भी बेटा कहते हैं। ठीक है ही अर्थशास्त्र का जनक कौन है? A.B. स्मिथ। देखो बेटा, संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? बेटा देखो, गे तो बिल्कुल रट लो। ठीक है, गे मैंने दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ प्रश्न को, तो बेटा इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी, एकदम सही। 141 जो अनुच्छेद यह बताता है कि जो पारित कानून होता है न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होता है। देखो आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बेटा सभी फैक्ट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से बेटा कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय, या हम बेटा सर्वोच्च न्यायालय, या हम सुप्रीम कोर्ट। एक ही बात है, कहीं उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक ही बेटा, वो हाई कोर्ट होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय कह देते हैं उसे। ठीक है, हम इसे बेटा शॉर्टकट में SC बोल देते हैं, यानी SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। देखो बेटा, जो भारतीय में शॉर्टकट में लिखूंगा SC का मतलब आप समझ जाना, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। ठीक है, किस संविधान के भाग में है? जो संविधान में बेटा जो भाग 12 हैं, तो कौन से भाग में? पांच भाग में वर्णन है। किस अनुच्छेद में, यानी जो उच्च न्यायालय का जो वर्णन है कहाँ से है? 124 अनुच्छेद से लेकर 147 सभी, यानी 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, इनमें सुप्रीम कोर्ट का ही वर्णन है। मूल संविधान या न्यायाधीश। देखो बेटा, अब ये बहुत जबरदस्त पैठ है। जब संविधान बना था तो उस समय कितने न्यायाधीश थे? तो जब उस समय 31 थे, 30 अन्य होता था और एक बेटा मुख्य न्यायाधीश होता है। अब वर्तमान में जो 2019 से है, बालक मैं कह रहा हूँ या कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले को याद रखते हैं। मैं बता रहा हूँ बेटा, इसको बहुत ध्यान से रखना, कैसे कैसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, कुल आवे या ना आवे, तो 34 याद कर लो। ठीक है, कितनी है? 34। अगर खाली अन्य की पूछी जावे तो अन्य बेटा 33 है। ध्यान रखना, अन्य लिखी आएगी तो 33। भाई एक तो मुख्य न्यायाधीश है ही है, तो अब कुल कितने है गए? 34। जब संविधान बना था सब 31 थे, तो इसमें फंस बिल्कुल मत जाना। जो इसका जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कहाँ पर है कि दिल्ली में, इसकी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति होता है। न्यायाधीश की जो उम्र होती है बेटा 65 वर्ष तक वो बन सकता है, 65 वर्ष के बाद में रिटायर हो जाएगा वो। देखो, भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बेटा वो उद्घाटन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। जो वैसे इसकी स्थापना बेटा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में कलकत्ता में। और देखो बेटा कितने जबरदस्त फैक्ट है। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्फे। बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, एक तो गे है, एक है प्रथम न्यायाधीश। तो बेटा कि स्वतंत्र भारत के न्यायाधीश बने थे हीरा लाल जेकानिया। ठीक है, उद्घाटन के बाद में सिर्फ सीधा सीधा सपा लिखा आएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश तो हीरा लाल कानिया। कहीं कहीं आपको जे कानिया भी लिखी आएगी, तो वैसे कानिया शब्द को याद कर लो तो बिल्कुल तुम्हें याद आ जाएगी। और खाली अगर नोट प्रथम न्यायाधीश, ठीक है, स्वतंत्र ना लिखे आवे, तो सर एलिजा इम्पे। ठीक है, देखो बेटा जब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। देखो जो SC है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, इसे कैसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग का बेटा सिर्फ 2 पे चलता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर और एक बेटा राष्ट्रपति पर। देखो सबसे कम समय तक न्यायाधीश कौन रहे थे? N.K. सिंह, 18 दिन तक। ठीक है, कमल सिंह इनका नाम था। ठीक है, तो आप इसे याद करो, कहीं 18 दिन, कहीं बेटा आपको बुकों में 17 दिन भी लिखा मिल जाएगा। तो आप वैसे 17 ही दिन, ज़्यादा अच्छा आंसर इसका 17 ही दिन है। ठीक है, ज़्यादातर बुकों में 17 ही दिन है। अगर दोनों विकल्प में तो आप 17 दिन रखोगे। ठीक है, अगर 17 दिन रखे तो 18 में। अधिकतम समय तक, जो सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश रहे, तो न्यायाधीश कौन थे? B.
ठीक है, चंद्रचूड, ठीक है, ये 2696 दिन तक रहे। इस्तीफा कौन को देता है न्यायाधीश? राष्ट्रपति को। देखो बेटा, वेतन भी बहुत जबरदस्त है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन है 2,80,000। अन्य यानी 33 जो अन्य हैं बेटा, उनका है 2,50,000। देखो, स्थापना व संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में रट लेना। जब 124 से शुरू है तो 124 में होगा। संरचना और स्थापना का वर्णन है। किस देश का जो न्यायाधीश है ना, मरने तक रहेगा, जब तक आगे मृत्यु न रहेगी। तो एक बार जो बन गो तो बन गो, यूएसए यानी अमेरिका को। दो राज्यों के विवाद को कौन सुलझाता? एससी का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट होता है इसका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। देखो, बहुत जबरदस्त है, मतलब कि कह रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 141। मेरा कहने का मतलब आप इन अनुच्छेदों में थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 100 में 100 में 124 में कहा है जी स्थापना और संरचना। 141 में कहा है गई कानून, मतलब जो न्यायालयों के लिए कानून बिल्कुल मान्य होंगे, बाध्य होंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वाचन मामले काहे गए? निर्वाचन मामले की सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 सदस्य होने जरूरी हैं, मतलब कम से कम 5 न्यायाधीश होने जरूरी हैं। तो किस अनुच्छेद के द्वारा? 145 अनुच्छेद। तो इन अनुच्छेदों ने थोड़ा सा सिक्वेंस में पढ़ा। कल मैं इन फैक्ट को सुनूंगा बेटा आपसे। तो बेटा ये कल भी एग्जाम में आया था, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का किस अनुच्छेद में? रट लो बस, अभिलेख न्यायालय का किस में? 129 में, ठीक है। एक है परस्मादात्री क्षेत्र अधिकार, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विवाद का परामर्श भाग मांग सकता है, ठीक है, मांगेगी, ठीक है, भाग परामर्श मांग सकता है। तो किस अनुच्छेद में? 143 में। 1857 में बिहार में विद्रोह किसने आरंभ किया? अरे इसको तो बेटा आंसर इसमें ही आ गया, ठीक है, कुंवर सिंह ने, ठीक है। ये मैंने रिपीट करा दिया था, बहुत जबरदस्त है। बिहार में बेटा कुंवर सिंह ने करा था। तायतो तापू, देखो नाना साहब ने बेटा कानपुर में किया था। खान, ठीक है, तो मैंने ये बेटा सबरे करा रखे हैं, तो आप इसे बिल्कुल सीक्वेंस में याद कर लें, ठीक है। तो कहाँ पे करा था? देखो बेटा 8वां प्रश्न मैंने अभी कराया था, क्योंकि मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ध्यान और बार चला जाए। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसमें से यही है। कोई सोचेगा ना, हिंदू विकास दर इनमें से किससे संबंधित है? हिंदू विकास दर, तो बेटा इसका सी ठीक हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद से। बताओ कैसे है? भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणों का सही क्रम है, ठीक है। तो बेटा मैंने अभी बताया था, इस क्रम पे याद रखना, ठीक है। इसमें कौन सा है? सबसे पहले बेटा देखो इसका हिंदू यूनानी, हिंदू यूनानी के बाद में शक आए थे, शक के बाद में पहलव आए थे, पहलव के बाद में शुक्र आए थे। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने आक्रमण किया था, फिर शकों ने, फिर पहलव ने, फिर कुषाण ने, ठीक है। थोड़ा इतिहास के बारे में संक्षेप में बेटा देख लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, याद आ जाएगा, अभी जल्दी पढ़ाया आपको। देखो बेटा जिन पे मैं ध्यान दूँ आप उसी पे रखना, बाकी मैंने पढ़ाया बेटा आपको तुरंत याद आ जाएगा। और क्या प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपकी और अपने बच्चों का। मैंने देखो भारत में यमन राज्य, यमन राज्य हम यूनान को कह देते हैं, बैक्टीरिया को कह देते हैं, यमन को कह देते हैं। आप इसे याद कर लेना, ठीक है। अब बेटा देखो भारत में आप चलो छोड़ो, देखो पहले हिंदू यूनानी ने, फिर शक ने, फिर पहलव ने, फिर कुषाण ने, ठीक है। तो हम इन तीनों के बारे में बिल्कुल संक्षेप में देखेंगे। देखो बेटा एक सेल्यूकस द्वारा, मतलब एशिया में, पश्चिमी तथा मध्य एशिया में विशाल शासन करा था किसने? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस बेटा आपको पता ही होगा। वैसे सेल्यूकस के बारे में, इसकी एक पुत्री थी हेलेना, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जिससे शादी की थी। देखो और मैं बताऊं बेटा कि सेल्यूकस था, उसका समकालीन था, उसका प्रतिद्वंदी भी कह देते कहीं बुकों में, कि दोस्त भी तक उसका सिकंदर महान का। उसके सामने तो इसकी चल ना पाई, सिकंदर महान की जल्दी मृत्यु हो गई थी 33 वर्ष में, ठीक है। उसका कोई प्रतिद्वंद कह देता, कोई
कोई सेल्यूकस को उसका रिश्तेदार भी बताता है कहीं बुकों में, और बेटा सेल्यूकस को कोई उसका प्रतिद्वंद या कोई दोस्त भी बताता है। ठीक है, तो जब तो यहाँ की चली ना, वहाँ के बाद में यानी विशाल साम्राज्य स्थापित कर लियो। ठीक है, यहाँ के बाद में सेल्यूकस की मृत्यु हैगी, तो बेटा यहाँ ने उत्तराधिकारी अपना, इसने शादी करी नहीं, शादी करी मतलब यहाँ ने अपना उत्तराधिकारी ये घोषित कर दियो एंटीओकस, एक वफादार सैनिक था इसका। ठीक है, ये उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मैं क्यों बता रहा हूँ, अब तुम्हें यमन है जाएगी, गे घोषित कर दियो। ठीक है, जब तक बेटा गे था तो ठीक है, इसके मरने के बाद में जो पूरी तरह से जो एक साम्राज्य था पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में छोटे छोटे टुकड़ा में टूट गया। ठीक है, एक क्षेत्र था यमन। ठीक है, यमन कह देते हैं, कहीं बैक्टीरिया कह देते हैं। ठीक है, तो एक प्रांत अगर अलग हो गया, बैक्टीरिया या यमन या यूनान एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम समझ गए बैक्टीरिया, यूनान, यमन सब एक चीज़ है। ठीक है, जो एक एंटीओकस शासन थे, विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। सब छोड़ो, बैक्टीरिया के शासन यानी जो उनमें से एक शासन, एक जो हिस्सा अलग हुआ था बैक्टीरिया, यमन, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, चाहे यूनान भी कहीं कह देते हैं, इसे एक ही नाम है। तो इसके जो शासक थे वो शासक थे डियोटोटस सेकंड। ठीक है, डियोटोटस फर्स्ट ने तो इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, डियोटोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमिटियस, मिनांडर बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, पढ़ोगे, यूक्रेटाइटस, ठीक है, ये कुल मिला के ये कौन के शासक है, बैक्टीरिया, यमन एक ही बात है, या यूनान के शासक थे। देखो अब यहाँ से प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया ने किया था, वो कौन सा शासक था, रट लेना। भारत पर सबसे पहले शासक जो आक्रमण करो का ये करा था डेमीट्रियस ने। ठीक है, यहाँ ने आक्रमण करो का, यहाँ ने अफगान के, पंजाब के और सिंध के बहुत से हिस्सा जीत लिए। ठीक है, जो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, साकल बनाई। इससे कोई है ना, मैं फिर बता दें, हिंदी यूनान या बैक्टीरिया यूनान एक ही चीज़ है, रट नहीं है चीज़ है, कोई दिक्कत ना है। सबसे विख्यात शासक यही हुआ था हिंदी यूनान में, जब बैक्टीरिया में या यमन साम्राज्य में कौन हुआ था, मिनांडर। ठीक है, इसकी जो राजधानी, सब छोड़ो, इसकी जो राजधानी थी बेटा साकल थी, जो फिलहाल है कहा कि सिलाकोट के नाम से। देखो मिनांडर है ना, जो शासक है बहुत जबरदस्त शासक हो, यहाँ ने है कहा अपनो जो गुरु है का नागसेन मान लियो। ठीक है, अब देखो यहाँ सब छोड़ियो, नागसेन यहाँ को गुरु हो। देखो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यह पुस्तक तुम्हें याद होनी चाहिए, मिलिंद पन्हु। मैंने कई बार बता दिया कि जब भी मैंने यहाँ पे बहुत जोर दिया, मिलिंद पन्हु पुस्तक के लेखक कौन है, या के हैं नागार्जुन। ऐसा है कि पुस्तक है कहा है, वैसे तो मिनांडर के ऊपर लिखी हुई है, मतलब इन दोनों ने आप जो कि पुस्तक लिखी नहीं, लिखी तो नागसेन नहीं, नागसेन मतलब नागार्जुन नहीं, इन दोनों ने बेटा पुस्तक के बारे में चर्चा करी। ठीक है, जब लिखी गई हुई पुस्तक है, किसने चर्चा करी थी, मिनांडर ने। ठीक है, मिनांडर के जीवन काल पर ज़्यादातर रहेगी, बस पुस्तक ही ज़्यादा बनती है, कौन ने लिखी, नागार्जुन ने, रट लेना। देखो हिंदी यूनानों, चलो यार छोड़ो, भारत में सबसे पहले हिंदू सोने के सिक्के कौन ने चलाए, सबसे पहले सोने के सिक्के कौन ने चलाए, हिंदी यूनानी लोगों ने, बैक्टीरिया लोगों ने, और कर सकते हो उसे हेलेनिस्टिक आर्ट, ये कला थी हिंदी यूनानों ने भारत में चलाई। इसे गांधार कला का एक उत्तम उदाहरण है। अरे कहाँ चले गए, देखो बेटा एक हेलेनिस्टिक, ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट थी, ये किसने चलाई, हिंदी यूनान के लोगों ने चलाई थी। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। देखो भारत में पर्दे का प्रचलन हिंदी यूनान लोगों ने किया था, भारत में नाट्य कला का भी विकास भी हिंदी यूनान के लोगों ने किया था। देखो शकों के बारे में तो हम ज़्यादा ना पढ़ेंगे, इसके जो प्रथम शासक कौन थे, मौ थे। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के शकों के। ठीक है, और देखेंगे शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम, और ज़्यादा ना बोले, रुद्रदामन प्रथम कौन से वंश का था, शक। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, रुद्रदामन। देखो बेटा जो रुद्रदामन था कि संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, इतना बड़ा प्रेमी होगा, संस्कृत से इतना प्यार करे होगे, यानी एक गिरनार अभिलेख बना दिया जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है कि कहाँ, गुजरात में, लाखों एग्जामन में आज को कि कहाँ, गुजरात में। और शक रोजन ने कहा कहवे, जो शक शासक थे उनको क्या कहते थे हम, क्षत्रप भी कहवे। पहलव के बारे में तो बेटा थोड़ी पार्थिया, पहलव, पल्लव ना, पल्लव एक अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत हो जाना, वो बहुत बड़ा वंश है, पल्लव के पहलव वंश, यहाँ ज़्यादा फैक्ट ना बने। इसके शासनकाल में सेंट थॉमसन ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आए थे, सेंट थॉमसन। अगर करो ना
तो एक इस शासक को याद कर लेना। किस वंश के शासक थे? गोंडोफनरेस। ठीक है, पहलव या पर्थिया वंश के। ठीक है, ये कहाँ के थे? मूल निवासी थे ये ईरान के। देखो बेटा, तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाइयों मिशनारियों के सहयोग से कहाँ की गई थी? पहले तो आपको ये याद हो, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कौन ने करी? ईसाई मिशनारियों के सहयोग से। ठीक है, ईसाई कहाँ, और ये कहाँ कही गई थी? कलकत्ता में। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, याद होना चाहिए। देखो बेटा, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन ने करी? बम्बई में। ठीक है, तो इसका आंसर 6 स्टूडेंटों ने एकदम सही दिया। अरे महिलन की तो बेटा चल रही है आजकल, तो दल रही है चीज़ है। स्थापना कार्वे ने करी, कार्वे। ठीक है, तो इसका रश्मि, नेहा, देवेंद्री, सविता, बबीता। ठीक है, और एक बेटा दयाशंकर ने इसका सही आंसर दिया। ठीक है, तो आज का HW देख लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी? ठीक है, कि राष्ट्रीय पार्टी और है कम्युनिस्ट। ठीक है, तो भारत में इस समय 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, कल मैं आपको 8 राष्ट्रीय पार्टी का नाम लिखवा दूंगा, तो आप इसे याद बताएं कमेंट में कौन सा आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ओके, बाय बाय।